हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पहले के बनाए हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, उसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको 2 ईयर और 4 ईयर बीएड के एग्ज़ाम के कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर तैयार किए, वो आपको उपलब्ध होंगे। साथ ही आपको भावी कंपटीशन के लिए जो करंट अफेयर तैयार करना होता है उसके वीडियो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि संसार के किन्हीं भी दो व्यक्ति वो किसी भी रूप से एक जैसे नहीं होते, उनमें किसी ना किसी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। वही विभिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। स्किनर कहता है कि व्यक्ति का वह पहलू जिसका मापन किया जा सकता हो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। वहीं ट्रायलर कहता है कि हमारा शरीर, हमारा कलर, हमारी रूप, हमारी आकृति, रुचि और हमारी उपलब्धि में जो विभिन्नता है वही क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का संपर्क 1869 ईस्वी में गाल्टन ने दिया था। महिलाओं की जो याददाश्त शक्ति है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, तो वही गत्यात्मक योग्यता है वो महिलाओं की तुलना में पुरुष में अधिक पाई जाती है। महिलाओं पर गाइडेंस निर्देशन का क्या अधिक प्रभाव पड़ता है। वही व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन है वह बुद्धि के विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन करने के लिए हमें बुद्धि के मापन परीक्षणों का क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम बुद्धि का मापन करते हैं उसके लिए हम जो परीक्षण यूज करते हैं वही परीक्षण है वो हम व्यक्तिगत विभिन्नता में प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इन परीक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासों में ही लगता है। हमारा आगे का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। सबसे पहला है मानसिक विभिन्नता। कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, तो वही मानसिक विभिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। दूसरा प्रकार है शारीरिक विभिन्नता। कोई लंबा, कोई नाटा, कोई मोटा, कोई पतला। संवेगात्मक, कोई क्रोधी स्वभाव का, कोई सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव का, कोई देश प्रेमी तो कोई देश गद्दा। रुचियों में विभिन्नता। किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। चरित्र में विभिन्नता। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर आपने कई बार अपने कॉलेज, अपने आसपास के परिदृश्यों में देखा होगा, किसी का अच्छा और किसी का बुरा। व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता। किसी का कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, कोई अभयमुखी है। लिंग, महिला, पुरुष या समाज का अभिन्न अंग। सामाजिक विकास में विभिन्नता, यानी हम सभी दोस्तों जानते हैं कि हमारे देश में अनेक सामाजिक परिदृश्य आपको देखने को मिलते हैं। कोई ऊंची ऊंची इमारतों में रहता है तो किसी के लिए सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। कोई देश सेवा में जीवन यापन करता है तो कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जीवन यापन करता है। कोई समाज हमें सहयोग करना सिखाता है तो कुछ समाज हमें विद्रोह करना भी सिखाते हैं। अलग अलग हमारा वेशभूषा, अलग अलग हमारा पहनावा, अलग अलग हमारे धर्म, और यही सामाजिक डिफरेंटता हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता मैंने विशिष्ट बालकाओं को पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक प्रतिभाशाली बच्चों का नाम लिया था,
जैसे कुछ बच्चे राइटर होते हैं, कुछ वैज्ञानिक बनते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, तो जिसकी स्पेशल योग्यता होती है किसी के पास में, उस स्पेशल विभिन्नता के आधार पर या योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को बांटा जाता है। फिर शैक्षिक विभिन्नता, किसी के 90% है, कोई मुश्किल से पास होता है और कोई पास भी नहीं होता। किसी के 60% आते हैं, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाए भी एक बार में समझ आता है, किसी को बार बार पढ़ाने पर भी समझ में नहीं आता है। तो यही शैक्षिक विभिन्नता किसका पार्ट बनती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार बनती है। आगे हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता के 3 क्षेत्र होते हैं। संज्ञानात्मक, यानी जिसका संबंध ज्ञान से हो, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन स्तर और हमारी शैक्षणिक उपलब्धि, ये हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है। दूसरी है भावना, यानी हमारे भावों से, जैसे अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। क्षमता, कार्य करने की रुचि, हमारी चॉइस और हमारे जीवन मूल्य, ये भावात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में आता है। तीसरा है क्रियात्मक से पता ही चल रहा है एक्टिविटी के रूप में आ रहा है। तो शारीरिक क्रियाएं, मांसपेशियां और हमारी शारीरिक सहन शक्ति किसमें आती? क्रियात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में आती है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, यानी ऐसा क्या कारण है कि सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उसका पहला कारण है आनुवंशिकता, यानी वंशानुक्रम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक माता पिता के उत्पन्न होने वाली 2 संतान भी सेम नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर कभी दादा की आनुवंशिकता का, कभी नाना जी का, कभी हमारे घर के किसी अन्य मेंबर के गुण है उसमें पाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम भारत की आनुवंशिकता और यूरोपियन कंट्रियों की आनुवंशिकता की बात करेंगे तो उसमें भी काफी डिफरेंटता देखने को मिलेगी। आगे है सामाजिक वातावरण। जिस समाज में हम रहेंगे, हम उसी प्रकार की थिंकिंग करेंगे, उसी प्रकार का हमारा डेवलपमेंट होगा। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति में भी डिफरेंटता देखने को मिलती है। तो आर्थिक स्तर भी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। फिर है क्षेत्रीय विभिन्नता, एक जम्मू कश्मीर में रहने वाला, दूसरा राजस्थान में रहने वाला, तीसरा केरला में रहने वाला और चौथा बंगाल में रहने वाला। अगर वहीं हम विदेशी देखें तो एक पाकिस्तान में रहने वाला नागरिक है, एक भारत में रहने वाला है, एक अमेरिका में रहने वाला है, एक चाइना में रहने वाला है। अगर हम उनकी हर कैटेगरी में अगर उनका चेक करेंगे तो उनमें किसी ना किसी रूप में विभिन्नता जरूर देखने को मिलेगी। बुद्धि भी प्रभावित करती है। जिनके माता पिता हायर मेंटल एबिलिटी के हैं, उनके बच्चों में भी मेंटलिटी वो हाई पाई जाती है। उसकी तुलना में जिनके माता पिता है वो मंद बुद्धि के होते हैं, उनके बच्चों में भी क्या है? मंद बुद्धि पाया जाता है। पर्यावरण, अगर हमारा तापमान अच्छा है, अगर हमारा तापमान अव्वल है, हम दोनों ही प्रकार से प्रभावित करता है। फिर आयु, बच्चा, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। परिपक्वता, यानी हमारे शरीर और हमारी बुद्धि की परिपक्वता। बचपन में न हमारा शरीर परिपक्व होता है और न ही हमारी बुद्धि, तो वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। कई बार विकास के आयाम पूरे न होने पर भी ये देखने को मिलता है। आगे हमारा टॉपिक है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को हम कैसे जान सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास में हम बच्चों को कैसे एजुकेशन दे सकते हैं। उसके लिए कुछ मैंने शिक्षण विधियां दी हैं। पहली है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि फ्रेंड्स, हम 8th क्लास से ही प्रोजेक्ट प्रयोग करने लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किलपैट्रिक ने किया था। दूसरा है खोज विधि, रिसर्च विधि, इसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने बनाया था। तीसरी है बेसिक। महात्मा गांधी उन्होंने कहा था कि प्रत्येक बच्चे को है वो किसी ना किसी रोजगार के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उस परिस्थिति में अगर हमारे देश में भी किसी ना किसी रोजगार की शिक्षा बच्चे को प्रारंभिक एजुकेशन के साथ दी जाए तो वो हर परिस्थिति में अपने देश की आर्थिक सहायता करने में सक्षम हो सकता है। आगे है खेल विधि, यानी बच्चे को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना। हेनरी कुक ने इसका निर्माण किया था। आगे है डाल्टन विधि, जिसे कुमारी हेलन ने दिया था।
उसके बाद है किंडरगार्टन विधि। इसे फ्रोवेल ने दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल क्या है, एक बगीचा है। इसमें अध्यापक एक माली का काम करता है तो बच्चे एक पौधे का काम करता है। हमारे गार्डन में कैसे फूल लगेंगे, किस प्रकार का ग्रोथ होगा, ये माली पर निर्भर करता है। उसी प्रकार स्कूल से बच्चा कैसे, किस रूप में एजुकेशन प्राप्त करेगा, एजुकेशन प्राप्त करके वो अपने एजुकेशन का कैसे प्रयोग करेगा, ये शिक्षक पर निर्भर करता है। इसलिए फ्रोवेल ने स्कूल को एक खेल का मैदान बताया है। सातवीं है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इन्होंने कहा था कि बालक को लिखने पर बल दिया जाना चाहिए। इस विधि में वह ज्ञानेंद्रियों के विकास में प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर मंद बुद्धि वाले बच्चों को इस विधि से एजुकेशन दी जाए तो अवश्य ही उपयोगी होगी। आगे है इकाई विधि, जिसे कार्ल बर्टन ने दिया था। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में छोटी छोटी इकाइयां बनी हुई होती है, जिसमें 3 या 4 लेसन या 2 लेसन की इकाई बनी होती है। इस इकाई में हमें उसी टॉपिक को शामिल किया जाता है जिसमें वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका मकसद होता है कि हम बच्चों को इस प्रकार से अध्ययन करवाएं कि वो एक लेसन को दूसरे लेसन के साथ में एडजस्टमेंट कर सकें, तथा वो अपने जो पाठ्यक्रम है उसको बोझल भी ना समझे, या फिर अलग अलग इकाई का एक अलग अलग रूप दिया जाता है और उस इकाई में रुचिपूर्ण प्रतिक्रियाएं डाली जाती हैं, जिससे क्या है कि बच्चों की अध्ययन प्रक्रिया वो पूर्ण हो सके। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।